31 अक्टूबर 1984 की सुबह एक एम्बेसडर कार दिल्ली की सड़कों पर बेतहाशा दौड़ रही थी। पहले उस कार का रुख राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की तरफ मोड़ा गया और फिर वापस एम्स की ओर उसको दौड़ा दिया गया। दिल्ली के पावर सेंटर एक अकबर रोड से यह गाड़ी दौड़ रही थी। सवाल जिंदगी और मौत का था, क्योंकि इस गाड़ी में थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जिनका शरीर गोलियों से छलनी छलनी हो चुका था। उनको संभाले हुए थी उनकी बहू सोनिया गांधी। पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ऊपर हमले की बुनियाद कुछ सालों पहले टल चुकी थी। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ ये शॉट पर, और आप सुन रहे हैं विश्व चर्चित हत्याएं। पर एक बेनती ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੰਦ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ। ये आवाज थी जरनैल सिंह भिंडरावाले की। भिंडरावाले का पीएम इंदिरा गांधी पर हमले से कैसे सरोकार है, इसकी झलक मिलती है फेमस जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर की लिखी हुई किताब बियॉन्ड द लाइंस में। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि 1977 यानी 1977 में कांग्रेस पंजाब में अपनी हार को पचा नहीं पाई। जनता पार्टी और अकाली दल ने मिलकर सरकार बनाई और उस वक्त संजय गांधी का मानना था कि अकाली दल सरकार को चुनौती देने के लिए एक संत जरूरी है। कुलदीप नैयर की ही किताब में जिक्र है कांग्रेस के लीडर कमलनाथ का, जिन्होंने कहा था कि जब संत खोजने की कवायद चल रही थी तब पहले आदमी से वो और संजय गांधी मिले। उसमें दम नहीं था, लेकिन भिंडरावाले की बात में दम भी था और उनकी जबान में तलखी भी। समय समय पर हमने उनकी पैसे से मदद की, पर हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो आतंकवादी बन जाएगा। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले धार्मिक संगठन दमदमी टकसाल से ताल्लुक रखते थे। एक तरफ जहां पॉलिटिशियंस ने अपने फायदे के लिए भिंडरावाले का इस्तेमाल किया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आईएसआई और चाइना ने भी हथियारों, असला बारूद और ट्रेनिंग से आग में घी डालने का काम जारी रखा। इसमें अहम भूमिका निभाई जगजीत सिंह चौहान नाम के शख्स ने, जिसने अलग खालिस्तान की मांग को बढ़ाया और भारत से दूर बैठे सिख समुदाय को उन्हीं के देश के खिलाफ भड़काने का काम किया और इसके नाम पर लाखों डॉलर्स इकट्ठा करता रहा। भिंडरावाले और उसके अनुयायियों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ने लगी। उनको बंदूक और हथियारों से लैस इधर उधर सड़कों पर घूमते देखा जा सकता था। पंजाब में सरकार के बावजूद सिर्फ हिंसा के बल पर भिंडरावाले और उनके सपोर्टर्स की गतिविधियां बढ़ती चली गईं। निरंकारी लीडर गुरबचन सिंह की हत्या और फिर पत्रकार लाला जगत नारायण की हत्या से पूरे भारत में रोष बढ़ने लगा था। यहां तक कि इन हत्याओं पर भिंडरावाले ने कहा था कि हत्या करने वालों को इनाम दिया जाना चाहिए। भिंडरावाले, जो अभी तक कांग्रेस के साथ नजर आते थे, अचानक अकाली दल के साथ खड़े दिखाई देने लगे। अगस्त 1982 में भिंडरावाले के साथ मिलकर अकाली दल ने धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत की और देखते ही देखते पंजाब में हिंसा और बम धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं। भिंडरावाले खुद को पुलिस और कानून व्यवस्था से ऊपर मानते थे। वो खिलौना जिसका रिमोट कांग्रेस के हाथ में हुआ करता था, अब कांग्रेस के कंट्रोल से बाहर था और अब देश के लिए परेशानी का सबब बन गया था। इस पूरे तमाशे में पाकिस्तानी हुकूमत अपनी दुश्मनी की रोटियां सेक रही थी। पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान टूटने से और बांग्लादेश बनने और युद्ध के मैदान में घुटने टेकने के बदले से इतने आहत थे
कि वो हिंदुस्तान की ही आबादी को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। भिंडरावाले आईएसआई के लिए एक कारगर कठपुतली साबित हो रहे थे। सत्ता और घमंड अब सर चढ़ के बोलने लगा। भिंडरावाले के हाथ में बंदूक भी थी और सर पर जुनून इस बात का कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। इंदिरा गांधी सरकार ने कई बार समझाने की, मनाने की, कई तरीके निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जब भिंडरावाले पर दबाव बना तो वह असला बारूद के साथ पवित्र हरमंदिर साहब में जाके छुप गए। भिंडरावाले ने पवित्र हरमंदिर साहब को अपना हेडक्वार्टर बना लिया और पूजनीय जगह यानी गुरुद्वारे पर 200 हथियार बंद लोगों के साथ कब्जा करके बैठ गया। जिस किसी ने भी भिंडरावाले के खिलाफ बोला या तो उसे मौत की धमकियां आने लगती थीं या कईयों को हमेशा खामोश कर दिया गया। 1983 दिसंबर आते आते पंजाब आतंकी घटनाओं से सुलग रहा था। भिंडरावाले हरमंदिर साहब में आराम से बैठा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि सरकार पवित्र स्थान पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। यहीं से भिंडरावाले इंटरनेशनल प्रेस को अपने इंटरव्यूज देता और खुले में भारत सरकार को चुनौती देता। यहां भी उसके सामने कई प्रस्ताव रखे गए, पर भिंडरावाले जानता था कि हरमंदिर साहब से उसे निकालना भारत सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। इस बीच रॉ और आईबी को मालूम पड़ा कि भिंडरावाले के पास न सिर्फ आदमी ही हैं, बल्कि अच्छा खासा हथियारों का जखीरा भी मौजूद है। आखिरकार जब कोई चारा नहीं बचा तो इंदिरा गांधी ने आर्मी की मदद ली। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल एएस वैद्य के ऑर्डर्स पर आर्मी ने अपनी कार्यवाही शुरू की। इंदिरा गांधी को लगा था कि आर्मी के दबाव में भिंडरावाले आत्मसमर्पण कर देगा और जान माल की क्षति नहीं होगी, पर यह इंदिरा गांधी की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कहते हैं कि इस मौके की तैयारी भिंडरावाले महीनों से कर रहा था। कार सेवकों के नाम पर जो सामान और ट्रक्स आते थे वह दरअसल इस्तेमाल हो रहे थे बड़ी तादाद में असला बारूद लाने में। बाकायदा पूरे हरमंदिर साहब और उसके आसपास के इलाकों और मकानों की पूरी किलाबंदी कर दी गई थी। लाइट मशीन गन्स और कई किस्म की बंदूकें इस्तेमाल की गईं और किलाबंदी करने में अकाल तख्त तक को खराब कर दिया गया। अगर वहीं भिंडरावाले को महीनों तक डेरा डालना पड़े, बैठना पड़े, तो उसके लिए भी ढेर सारा खाने का सामान का इंतजाम किया गया। 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई, लेकिन तमाम चेतावनियों के बावजूद भिंडरावाले और उनके अनुयायी टस से मस नहीं हुए। तब 3 जून को पंजाब में 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरे पंजाब में मीडिया सेंसरशिप के साथ साथ बिजली भी बंद कर दी गई। आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार के कमांड में 5 जून की रात को आर्मी ने भिंडरावाले को पकड़ने की मुहिम चलाई, पर दूसरी तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। आर्मी की लाख कोशिशों के बावजूद गुरुद्वारे में फंसे तीर्थयात्रियों को भिंडरावाले और उसके साथ छुपे आतंकियों ने ढाल की तरह इस्तेमाल किया। शायद आर्मी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अंदर से इस तरह का जवाबी हमला होगा। नतीजा 2 दिन तक चले ऑपरेशन ब्लू स्टार में 493 लोग मारे गए, जिनमें सिख मिलिटेंट्स और सिविलियंस शामिल थे, और आर्मी के 236 जवान घायल हुए और 83 मारे गए, जिनमें 4 ऑफिसर्स और बाकी जवान शामिल थे। यहां से आईएसआई के मंसूबों को कामयाबी मिली। 2 भाइयों की तरह रहने वाली कौमों के बीच में मजहब और शक की दरार डाल दी गई। पॉलिटिशियंस की सत्ता की भूख ने देश में आतंक की नई शुरुआत कर दी थी। इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सहज नहीं रह पाई, और फिर आगे क्या हुआ बताऊंगा आपको विश्व की बहुचर्चित हत्याओं के अगले एपिसोड में। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ ईयर शॉट पर, और आप सुन रहे हैं विश्व की बहुचर्चित हत्याएं।